बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। कल वाली तो पूरा पोर्शन याद आ गया, आज अपन बात करते हैं बेटा, आज अपन बात करेंगे न्यूरॉन्स की। ठीक है, न्यूरॉन्स जो आपके हैं अपने नर्वस सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स की बात की थी अपन ने। तो उसके अंदर फर्स्ट है आपका, उसके फर्स्ट आपने न्यूरोग्लिया कर लिया। अब अपन बात करते हैं आज न्यूरॉन्स की। तो आप में से कोई कुछ इसके ऊपर बता सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, कुछ करेक्टर्स इसके न्यूरॉन्स के? क्योंकि सिंपल सी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, मेरे हिसाब से 9th 10th या 5th में पढ़ लिया था, है? ऐसा तो नहीं था। न्यूरॉन्स तो बहुत कॉमन सी चीज है और अपन इस चीज के ऊपर आज बात करते हैं स्पेशली। तो बेटा न्यूरॉन्स का जो अपन जो डायग्राम देख रहे हैं स्पेशली, ये आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये अपनी कंडक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शंस के किस स्टेप्स पे वर्क करता है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने आपकी सेल बॉडी, न्यूरॉन्स, इसमें कोलेटरल्स नहीं दिखाए इसने, ठीक है ना, कोलेटरल्स नहीं दिखाए, और स्वान सेल्स दिखाई, यानी कि स्वान सेल्स है मोटर न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करती है ये हमेशा पिक्चर, हमेशा ये ध्यान में रखना। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स है, एक्सॉन्स, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवियर्स, आपके जो लास्ट के जो पॉइंट है इसके अंदर एक्सॉन टर्मिनल्स, और सिनेप्टिकल नोब्स जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन होगा। ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, इसको बताया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बेटा, तो इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या बताया उन्होंने, ए न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है ना। क्या माइक्रोस्कोपिक होता है क्या? आप लोगों ने कभी इस चीज को गौर किया है कि माइक्रोस्कोपिक ही होता है, कुछ बड़ी भी होती है? हम कई बार तो सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तब तो हम न्यूरॉन्स की बात नहीं करते, लॉन्गेस्ट सेल्स की, न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक कैसे हो गई भाई? तो कितनी लंबी होती है, कुछ बता सकता है कोई? किसी में आप लोगों के अंदर कोई ऐसा मेंबर्स जो बता दे कि कम से कम इतनी लंबी तो होती ही होगी, कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। अपन डायग्राम तो देखते, मैक्सिमम कहां तक हो सकती है अगर अपन देखें तो, कि भाई यहां तक तो होती है। हाँ भाई कनिष्क क्या कह रहा है? वन मीटर तक, यानी कि 3 फीट तक लंबी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपकी हाफ बॉडी हो गई, ठीक है ना। तो अपन ये माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कह सकते इस चीज को, ठीक है ना। तो न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया इसने? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, प्रोजेक्शन जो हैं, और एक्सॉन्स। नॉर्मल इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नॉर्मल जो बुक्स है उनके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है ना। एक तो अपन सेल बॉडी की बात करते हैं, सोमा की बात करते हैं, और प्रोसेस क्या प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन के अंदर 2 टाइप के प्रोजेक्शन की बात कर देते हैं, इसमें डेंड्राइट्स आ जाते हैं और आपके एक्सॉन्स आ जाता है। इस टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, द सेल बॉडी कंटेंट द साइटोप्लाज्म विद द टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टन और ग्रेन्यूल्स बॉडी कॉल्ड द निसेल्स ग्रेन्यूल्स। इन्होंने निसेल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में लिख दिया, सर्टन ग्रेन्यूल्स बॉडी, ठीक है। ग्रेन्यूलस बॉडी की बात की, निसेल्स शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच repeatedly and project out the cell body also contain the Nicel's granules and called the dendrites. डेंड्राइट्स की बात की इसने, डेंड्राइट्स के अंदर जितने सेल बॉडी के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं वो सारे सारे डेंड्राइट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक्सॉन्स पे सारे ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे आपको। ईआर, गोल्जी बॉडी आपके एक्सॉन्स में एब्सेंट होती है, और फिर न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज फाइबर ट्रांसमिट द इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स है वो रिसीवर का काम कर रहा होता है, तो फाइबर्स ट्रांसमिट द इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी को इंपल्स देते हैं। द एक्सॉन, यहाँ पे उसने एक लाइन के अंदर उसने एंड्रॉइड को फिनिश किया। द एक्सॉन इज द लॉन्ग फाइबर। हाँ बेटा,
एक्सोन पोर्शन में बेटा गोल्जी बॉडी और ईआर एब्सेंट होती है, ठीक है ना। ये हमेशा। अब नेजल्स ग्रेन्यूल्स हैं वो उनके बारे में बताते हैं, अभी ये है क्या स्पेशली। ये बेटा स्पेशली ईआर जो है आपकी, ठीक है ना, और राइबोसोम्स हैं उनके ग्रुप्स हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो ईआर जो होगी आपकी, क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम होता है सेल के अंदर, तो वहां पर ही मिलेगा। और जितना जो भी सारा मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है ना, वो सोमा में यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा, यानी कि आपकी सेल बॉडी है उसी में मैकेनिज्म चलेगा। एक्सोन में कोई भी मैकेनिज्म नहीं चलेगा, जो भी फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, वो सेल बॉडी में होगा, वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्सोन के अंदर, ठीक है ना। इसलिए वहां पर ईआर नहीं होगा, इसलिए नेजल्स बॉडी भी एब्सेंट रहेगी, ठीक है। द एक्सोन इज द लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ द विच द ब्रांच, अपन ने पहले बात ही की है, सिनेप्टिक उसके अंदर लास्ट में जो सिनेप्टिक नोब्स का फॉर्मेशन करता है। ब्रांच ट्रांसमिट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नोब which possess synaptic vesicles containing the chemical neurotransmitter. The axon transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse or to the neuromuscular junction. फॉर्मेशन की बात की इसने, यानी कि केवल आपको एक आउटलाइन सा दिया, मेरे सबसे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमको ये पिक्चर्स क्लियर नहीं कर रहा कि सेल जो है दूसरी सेल से ये सेल किस स्टेप से अलग हो रही है, ठीक है ना। दूसरी एक बात और अपन बात करें, अब इसका जो सेकंड पार्ट अपन ने बात किया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन्स। अब उसने तो स्ट्रक्चर की बात फिनिश कर दी, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। 3 पार्ट इसमें डिवीजन किया है इसने, ठीक है। मैं केवल एनसीईआरटी पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी अपन को क्या चीज थी उसके अंदर। मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर में 1 एक्सोन्स एंड 2 एंड द मोर डेंड्राइट्स। अभी अपन डायग्राम पे बात करेंगे, जब अपन अपने पिक्चर्स देखेंगे तो अब उसके अंदर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि मल्टीपोलर पोलर कहाँ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है। एग्जांपल्स कई जगह अलग अलग लिख रहेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाइपोलर है विद 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट्स फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। ऑफ्थेल्मिक जो होती है ईयर होता है, उसमें भी आपकी बाइपोलर्स होती हैं, वो भी याद रखना। यूनिपोलर द सेल बॉडी द 1 एक्सोन ओनली, ये हमेशा ध्यान रखना। सूडो होता है, ये बाइपोलर के जो दोनों एक्सोन्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो यूनिपोलर का फॉर्मेशन होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये इसने क्लासिफिकेशन किया है इसका, ठीक है। डिवीजन 3 पार्ट टाइप के अंदर डिवाइड किया है इसने। जो अपन ने कल माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड की कल बात की थी स्वान सेल्स की, उसने केवल एक सेल के साथ में इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का इसने कोई बात नहीं किया, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया था कल अपन को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वान सेल्स के अंदर सीएनएस और आपके पीएनएस के अंदर जो डिफरेंस था, ठीक है ना। और जो माइलिनेट शीट है उनके बीच में जो गैप आ रहा है, यानी कि पूरी तो कवर कर नहीं रही, उनके बीच में जो गैप है वो नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, जहां पर इंपल्स मूवमेंट करते हैं, यानी कि जंपिंग जहां से चलेगी। अभी अपन उसकी भी बात करेंगे जब इंपल्स की बात करेंगे। माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स। ओके, अगर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर होगा नहीं तो इंपल्स चलेंगे कैसे, फास्ट वहीं तो चाहिए अपन को, इसलिए वहां पे है। Unmyelinated nerve fiber is the enclosed in the Schwann cells and does not found in the myelin sheet around the axons. इसने एक्सप्लेन नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको कल समझ में आ गया होगा। एंड इज द कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ये लाइन हमेशा याद रखना, हो सकता है कि इस साल आ जाए ये आपके पास में, ठीक है ना। अनमाइलिनेटेड जो है आपका जो नर्व फाइबर्स हैं वो कहां पर वो बता रहा है, ऑटोनोमस और सोमेटिक आपके न्यूरल सिस्टम में होते हैं। ये इसने पिक्चर्स दी है, 2 सबसे अच्छे जो क्वेश्चंस इसके अंदर मिल रहे हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, और स्पेशली जो एग्जांपल है अनमाइलिनेटेड का इसने एग्जांपल दिया है, ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर इसने ये एग्जांपल दिया है।
ये इसने अपन स्ट्रक्चर के तौर पे बात करते हैं, तो इसने आपके एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया है। कल आपका पिक्चर आपको समझ में आएगी थी। अब जो अपन बात करना चाहते हैं इसको समझने के लिए, उसके अंदर आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर ये आपकी पूरी पूरी सोमा है, ये सब समझ में आ रहा है। और ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म का अंदर बीच का पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये येलो कलर के अंदर आपके न्यूक्लियस, उसके ग्रीन कलर का जो है वो आपके न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन्स है बाहर, फिर ये आपके बाहर की तरफ ईआर पर्पल कलर के अंदर, फिर आपके गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स। यहाँ पर एक स्पेशल बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे पॉलीराइबोसोम्स भी कंडीशंस मिलती हैं, पॉलीराइबोसोम्स की कंडीशन, ये हमेशा ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है कि इस चीज के अंदर अपन कई बार देखने में पॉलीराइबोसोम जो पॉइंट है वो आपका एक प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर था, ये तो आपको याद है। तो ये कंडीशंस भी यहाँ पर कई बार दिखाई देती है पॉलीराइबोसोम्स की। निसेल्स बॉडी अपन ने बात कर ही लिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये सोमा है, ठीक है ना, या पेरिकार्डियम जिसको कहेंगे अपन, वो पूरा पोर्शन है। यहां से ये पोर्शन जो होता है, अब यहाँ पर जो आप देखोगे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण से ये आपके डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर खाना कौन खा गया है भाई, सबको भूखा कर देता है, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स भी हैं इसके अंदर बेटा, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान में रखो आप। अब यहां से अगर हम कहते हैं एक एक्सोन्स निकलता है, ठीक है ना, एक्सोन्स की अगर अपन बात करेंगे, एक्सोन्स जब निकलता है तो ग्रोथ बल्ब्स के फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक आगे माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं उसके कारण से एक्सोन का फॉर्मेशन होता है। जहां से उसका फॉर्मेशन होता है उसको एक्सोन हिलॉक कहते हैं, ठीक है ना। एक्सोन हिलॉक है, यहीं से ये ट्रिगर पॉइंट भी होता है, आपके इंपल्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा फूला हुआ सा एरिया रहता है, यहाँ पे तो इसने तो नहीं दिखाया इसको, लेकिन ये एक्सोन हिलॉक जो है यहाँ से ट्रिगरिंग का काम होता है, यहाँ पे इंपल्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से। एक्सोन हिलॉक जो होता है यहाँ से ये एक्सोन स्टार्ट हुआ। अब एक्सोन हुआ, इसके अंदर पूरी जो पूरा एरिया है ये न्यूरोफिब्रिल्स का प्रेजेंट रहेगी। इसके अंदर आपके ईआर और गोल्जी बॉडी जो है आपके वो एब्सेंट रहेंगे। बाकी सारे का सारे जैसे साइटोप्लाज्म सब है, माइटोकॉन्ड्रिया क्वांटिटी में ज्यादा होंगे। और उसका रीजन आप मेरे को बताते चल रहा है क्यों रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रहेंगे और माइक्रोफिब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ये अब जहां जहां बीच में स्पेस रह गया, यानी कि जहां जहां माइलिन शीट नहीं है, वहां वहां बेटा ये आपका नोड ऑफ रेनवियर्स का फॉर्मेशन करेगा। ये जाके आके एक्सोनल टर्मिनल का फॉर्मेशन करेगा। एक्सोनल जो टर्मिनल्स हैं वहां पर आपके आपके जो आपके रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं वो सब होते हैं। ये आपको मेरे हिसाब से थोड़ा समझ में आया डायग्राम। अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो बात बताओ मेरे को डायग्राम में। अब सिनेप्टिकल जो टर्मिनल पोर्शन थे वहां पर नॉब्स हैं, नॉब्स में वेसिकल्स होंगे। जो ये डायग्राम जो अपन देख रहे हैं इसके अंदर ये जो पूरा पोर्शन है ये इस पोर्शन को दिखा रहा है ये, ठीक है, बड़ा करके, ठीक है। तो दूसरी वाली आई उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये नॉब्स और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। ये रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया? ज्यादा इसमें है नहीं। अब न्यूरॉन्स की अगर अपन बात करें तो न्यूरॉन्स में जो खास बात जो अपन ने बात की था, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये तो अपन को बचपन से याद होता जा रहा है, ठीक है ना। अब जो बेसिक जो लाइन है, मैं ये चीज देखना चाह रहा था क्या न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोसेस आर ऑफन नोन एज द डिफरेंट टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द, जहां पर वो है सीएनएस में है या पीएनएस में है उसके हिसाब से उसके टर्म्स यूज होती हैं। अगर सीएनएस में आपके नर्व फाइबर्स हैं उसको ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर सीएनएस में है उसको ट्रैक्ट बोलेंगे, और अगर पीएनएस में नर्व फाइबर्स हैं तो उसको नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पर कई वर्ड्स जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्पेशली, ठीक है। अपन
एक नर्व को भी, एक न्यूरॉन्स को भी एक नर्व मान लेते हैं। नर्व्स के अंदर कई न्यूरॉन्स होती है, जो अपन बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के, तब अपन पूरे का सीएनएस या पीएनएस की बात करेंगे तब देखेंगे इसको। नर्व जो होती है उसको पीएनएस में नर्व्स बोलते हैं और सीएनएस के अंदर उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरा है एक कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल्स बॉडी, जो अपन ने सोमा की जो बात कर रहे थे, ठीक है ना, पेरिकैरियंस की जो बात कर रहे थे, वो जब कलेक्ट हो जाती है एक जगह इकट्ठी दिखाई देती है बेटा, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल्स बॉडी इज द न्यूक्लियस। यहाँ वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये बड़ा ही जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये ग्रुप्स है, कलेक्शन, जब सेल्स का कलेक्शन हो जाता है एक जगह उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इन द सीएनएस, सीएनएस में न्यूक्लियस बोला जाता है। एंड द गैंग्लियन इन द पीएनएस। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अपने नर्वस सिस्टम का, क्योंकि हर जगह इसका टर्म्स आते हैं, ये हम उस चीज से कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल्स बॉडी इज द न्यूक्लियस। ये सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, कलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है, वो सीएनएस में बोला जाता है। अगर सेल्स कलेक्ट हैं पीएनएस में उसको कहेंगे गैंग्लियंस। अब अपन जब इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने गैंग्लियास की बात होती है, ठीक है। तो ये जो चीज है, सारे जने जुड़े हुए तो हो ना, सब शांति से बैठे हो। हाँ, तो कुछ बीच में कुछ बोल दिया करो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं फोटो फोटो आ रही है, ठीक है ना। ये जो चीज है, ये कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल्स बॉडी, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ट्रैक्ट और नर्व्स, ठीक है ना। नर्व्स हमें समझ में नहीं आ रही थी कि नर्व्स किसको कह रहा है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सीएनएस में, और पीएनएस में गैंग्लियंस हैं, ठीक है। द न्यूरोगैंग्लिया सेल्स व्रैप अपन ने बात करी थी, माइलिन शीट की अपन ने बात करी ली, ठीक है ना, और अपने नॉन माइलिनेटेड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अपन ने बात कर ली। इस स्लाइड्स में इतना ही है। एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर, मोर रिसेंट एविडेंस नाउ सजेस्ट न्यूरॉन ऑफ द सीएनएस आर द रिप्लेस्ड रेगुलरली। हम कई बार कहते हैं कि सेल डिवीजन नहीं होता, हाँ, इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन रिप्लेस होती जाती है। जैसे डैमेज होगी तो रिप्लेस हो जाएगी वो सेल, ठीक है ना। जैसे कई बार आपने पैरालिसिस वगैरह हो जाता है कईयों को, या कई जनों के जैसे ब्रेन के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो रिकवरी कर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं तो हम रिकवरी नहीं करते, हम सोचते हैं हमें अब इतना ही याद होगा। ऐसा नहीं, कंटिन्यू अगर अपन उसके प्रैक्टिस करते जाते हैं। इवन इन द एडल्ट मेमेलियन ब्रेन थाउजेंड ऑफ द न्यू न्यूरॉन्स आर द एडेड डेली, कंटिन्यू डेली 1000 सेल्स जुड़ती रहती हैं आपके ब्रेन के अंदर, लेकिन जितनी सेल्स हैं उसके कंपैरिजन में वो कम होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात में? इसलिए तुम्हारा ब्रेन एकदम से डेवलप नहीं हो सकता। तुम सोचो आज मैंने पढ़ा और आज ही मैं बस आइंस्टाइन बन के ही निकलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कारण ये है कि जो सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो बन रहे हैं और जो प्रेजेंट हैं सेल्स, उनका जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। तो अपन ने जैसे पहले बात की थी, कुल टोटल अगर हम ब्रेन के अंदर सेल्स की बात करें, अगर नर्व सेल्स की बात करें, ठीक है ना, कुल ग्लिया वगैरह सभी को मिला के, तो कुल टोटल सेल्स कितनी हो सकती हैं? लगभग 10 बिलियंस न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और अगर हम 100 बिलियंस यानी कि 1 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो अगर हम पूरी सेल्स, अगर हम ब्रेन की सेल्स, कुल टोटल सेल्स की अगर बात करते हैं, और 1 ट्रिलियन के आसपास होती है, तो उसके कंपैरिजन में कुछ सेल अगर डेवलप हो भी जाती है तो बहुत काफी कम होती हैं, ठीक है ना। जो अब इसका जो एविडेंट है, एडिशनल न्यूरॉन्स आर द एडल्ट आर द स्पेशली एविडेंट इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग एंड मेमोरी। जो अपन कंटिन्यू लर्निंग करते हैं वो आपको याद रहता है मेमोरी में, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है हमेशा। और अगर हम बर्ड्स वगैरह के अंदर बात करते हैं तो कॉर्डशिप के अंदर हमेशा जो सीजनल जो बात होती है उसके अंदर उसका ब्रेन कंटिन्यू डेवलप होता रहता है। ये एक चीज हमें एविडेंस मिले हैं कि उसमें ये पता चलता है कि हाँ, मैं जैसे अपन बात कर रहे थे कि जब
ब्रेन के अंदर है वहां पर उसमें माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेंट्रोल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सेल डिवीजन अगर हो जाता है तो क्या बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कभी सोचा आप लोगों ने इसके अंदर कि अगर सेल डिवीजन हो जाए अगर हमारे नर्व फाइबर्स के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई बता देगा कि अगर डिवीजन हो रहा है, कि सेल डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं होता, हमने मान लिया, उसमें हमने कहा कि सेंट्रल भी नहीं होता इसलिए नहीं होता, लेकिन अगर डिवीजन होने लग जाता तो क्या बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। वेरिएशन इवोल्यूशन के अंदर, हाँ मेमोरी नहीं रहती। अरे भाई जहां मेमोरी बन रही थी वो तो डिवाइड कर गई, ठीक है ना, सेल। अब मेमोरी तो चेंज होती चली जाएगी। हाँ नहीं, वो तो उसने अपने हिसाब से बताया, वेरिएशन तो सेल डिवीजन इसने अपने माइटोसिस ना करके म्यूसिस कर लिया, याद आ गया लगता है ना साहिब। हाँ ठीक है ना, म्यूसिस आ गया यार, हम समझ गए कि तेरे को म्यूसिस आ गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल, अब तो याद आ गया होगा एकदम से, जैसे बोला अपन ने, सारे उसके डिफरेंसेस भी याद आ गए होंगे कि क्या कारण है कि यहाँ पे सोमेटिक सेल्स हैं ये, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी कानिश भी बोल रहा था, लेकिन उसने कह तो दिया कि वेरिएशन एक सेल से, लेकिन उसने ये पॉइंट पकड़ा नहीं था कि सोमेटिक सेल्स वाला तो उसने बताया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी भी उसमें भी एक सेल्स का वेरिएशन तो वो भी कर रहा था, ठीक है ना। क्यों कनेश कर रहा था ना वेरिएशन तो। शांत हो गया, हाँ ना, आज आवाज कम आ रही है उसकी, ठीक है ना। न्यूरॉन्स हैव एन द एक्सेप्शनली हाई मेटाबॉलिक रेट, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट अगर किसी के अंदर होती है नर्व सेल्स में होती है बेटा, न्यूरॉन्स में होती है, ये हमेशा याद रखना तुम लोग। इसलिए तुम लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ, अगर कोई बच्चा ज्यादा, अगर वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, खेल नहीं रहा है, आराम से बैठा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, तो पतला होता चला जाएगा। अगर तुम कहते हो कि अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो आपके नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, उसमें होती है बेटा। तो इसलिए हमेशा जो पढ़ने वाले जैसे पेपर होते हैं, तुम सोचते हो कि टेंशन से पतले हो गए, ऐसा नहीं है। टेंशन से पतला नहीं होता इंसान, ठीक है ना, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं होगे, क्योंकि टेंशन तो थी नहीं, वो पढ़ रहे थे ना तुम लोग, ठीक है ना, ठीक है ना, जो पढ़ रहे थे ना, ठीक है ना, उस पढ़ने से उसकी बेटा जो तुम्हारी जो एनर्जी थी, ठीक है ना, वो यूज हो जाती है, ठीक है ना। टेंशन से कभी भी कोई मेंबर पतला नहीं होता, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान में रखो। तुम्हारे जो पतला होने का रीजन होता है, इसलिए यानी कि तुम पतले हो रहे हो, यानी कि तुम अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, तो तुम अपने परसेंटेज को ऑटोमेटिकली दूसरे को गिफ्ट करना चाह रहे हो तुम लोग, कि तुम भाई मेरी सीट तुम ले ले, मेरे को तो चाहिए नहीं। अगर तुम पतले हो रहे हो तो, समझ रहे हो मेरी बात को। इनडायरेक्टली ये, अगर मैं बिल्कुल तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर तुम पतले होते जा रहे हो, ठीक है ना, तो तुम दूसरे को सीट गिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि तुम इतने अच्छे बंदे हो, ठीक है ना। इसलिए हमेशा जब कई बच्चों को तुमने देखा होगा कि बेटा जो पढ़ रहे होते हैं या घर में जो पेपर होते हैं तो मोटे हो जाते हैं वो लोग, कईयों को देखा है तुमने, ऐसा कोई एग्जाम्पल तुमने देखा है जो मोटा हो जाता है बंदा है, देखा हुआ है ना। तो वो असली पढ़ना उसका होता है और वो नंबर भी ले जाता होगा तुमसे ज्यादा, है। हाँ ठीक है ना। तो तुम कई बार सोचते हो ना कि भाई यार वो तो मस्त था बिल्कुल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम तो इतने पढ़े लेकिन सिलेक्शन तो उसका हो गया। तो भाई टेंशन से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। टेंशन तो तुम गिफ्ट करने के लिए दे करते हो कि भाई मैं तो पसंद नहीं करता मेडिकल लाइन में जाना, तुम ले लो, ठीक है ना। और दुख इसलिए तुम्हें होता है कि तुम्हें कोई उसके लिए कोई शाबाशी नहीं देता कि देखो मैंने एक जने को सिलेक्शन दे दिया, है ना, ऐसा नहीं होता। अब न्यूरॉन्स जो है, अब देखो इसके अंदर अपन जाते हैं मेटाबॉलिक, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड द रिक्वायर द कंटिन्यूअस एंड द अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए
अगर कुछ मिनट तो कहो, कुछ सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन इसके अंदर रुक जाएगी ना आपकी, तो डेथ हो जाती है, ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। जैसे कोमा में नहीं चले जाते, तो उसके अंदर जैसे ही अगर थोड़ी सी सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, तो बंदा या बच्चा जो हो गया, जो भी मेंबर्स होगा, कोमा में चला जाएगा, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है और न्यूरॉन्स प्रोसेस होते हैं, उसको न्यूराइट्स कहते हैं। ठीक है ना। जो प्रोसेस होते हैं उनको न्यूराइट्स कहलाती है। ये टर्म्स हैं, कभी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की बात भी नहीं है। मैनी ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स आर द सिनेप्सिस डीजनरेट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखना है इस चीज को। इनफैक्ट एज मैनी एज द 50 to 70% न्यूरॉन undergo a self destruction called the apoptosis in the developing CNS। ये आपको समझाना चाहता है कि तुम सोचते हो कि सारी सेल ही डेवलप हो जाती हैं, जितनी सेल डिवीजन हुआ स्टेम सेल्स के थ्रू ब्रेन का, वो सारी ब्रेन के अंदर डेवलप हो गई। ऐसा नहीं होता। 50 to 70% जो सेल होती है वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है वो सेल्स। उसका रीजन ये होता है कि जो परफेक्ट सेल्स होती हैं, फाइन ट्यून या रिफाइन जो सेल्स होती हैं, ब्रेन उसी को एक्सेप्ट करता है, बाकी सभी सेल्स को खत्म कर देगा वो एपोप्टोसिस के थ्रू। ये हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो कि कंटिन्यू सेल्स बन रही हैं, कंटिन्यू वो डिक्रीज भी होंगे, 50 से 70% वो खत्म हो जाएंगे। कौन नींद आ रही है भाई किसको? ठीक है। अब देखो, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, लिखते जाना साथ साथ। आज मैं लिखवा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने खुद ने अपने हाथ से लिख लिया सारा का सारा। ठीक है। साहिल कह रहा था ना कि सर लिखवा मत ना, तो मैंने लिख लिया सारा का सारा बैठ के। ठीक है। थ्रू आउट ऑफ द लाइफ स्पेन our brain has in the imaging ability to modify its structure and function in response to the stimulation and injury, a characteristics known as the plasticity। प्लास्टिसिटी प्रेजेंट होती है हमारी सेल्स के अंदर। जैसे इंजरी होगी उसमें मॉडिफिकेशंस होगा। ठीक है ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। और ये प्लास्टिसिटी कहाँ पर आपको कब दिखाई देती है? स्टिमुलेशन होगा, एक्सरसाइज वगैरह जब तुम लोग करते हो तो कुछ चीजें चेंजेस हो जाती है तुम्हारी थिंक। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। ऐसा कभी फील हुआ तुम लोगों को? कभी ऐसा लगा क्या कि एक्सरसाइज करने से थिंकिंग के अंदर कुछ चेंज हो जाते हैं? इमोशंस है, मोटिवेशंस। हाँ, आलस अगर बैठे रहोगे तो थिंकिंग चेंज हो जाती है। बिल्कुल बता रहा हूं ना। यानी कि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, प्लास्टिसिटी कहते हैं उसको। ठीक है ना। यानी कि हर एक चीज में, इसलिए पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि हम ब्रेन के जो कुछ चीजें छुप जाती हैं, यानी कि कुछ चीजें हमको बताई नहीं जाती, शायद ये तुम कभी पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है ना। तो ये जो चीजें मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग बेसिक समझ जाओ कि हमारा ब्रेन कैसे कितना इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन है मैं तुम्हें थोड़ा एक दिन मैं कहूंगा भरूंगा तुम्हें, तो तुम मोटिवेट रहोगे मेरे हिसाब से 3-4 घंटे के लिए। ठीक है ना। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन ही होता है। ठीक है ना। लेकिन होते हो मेरे को इतना पता है कि मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा बहुत, शायद मेरे सामने हो जाता हो। ठीक है ना। ये डायग्राम जैसे है आपका वही है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है। यहां पर ये डायग्राम साफ नहीं आ रहा। हाँ, बेटा नेट में तुम्हारे हाइड्रा ही दिया हुआ है केवल। ठीक है ना। वैसे इन्वर्टिब्रेट जब तुम करते हो तो तुम्हें वो सारे के सारे लेटर टाइप वगैरह, मैंने जो तुम्हें एक पेज, एक थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाई थी, उतना ही है तुम्हारे। ठीक है ना। वैसे इन्वर्टिब्रेट करते हैं नहीं, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम किस टाइप का? डिफ्यूज टाइप का, जैसे उसने लिखा था। ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइप्स दिए हुए ना, 4 टाइप के तो है, लेटर टाइप्स का दिया हुआ है, जैसे वही आपको याद रखने। आपके केवल जो एनसीईआरटी है उसने एक हाइड्रा ही दिया हुआ है। ठीक है ना। बाकी तो दे नहीं रखा ना, वो तो सारे बाकी तो गाइड्स वगैरह के अंदर दिए हुए हैं। कभी आया है क्या? वो बीएससी में आएगा। ठीक है। बाकी किसी में नहीं आएगा। ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे जो सिलेबस के अंदर है वो वही है, एक हाइड्रा का ही दिया हुआ है, बाकी दिए हुए नहीं है।
जो एनसीईआरटी ने दिए हुए अपन को वही करने हैं, ठीक है ना। ये बाकी तो तुम्हें समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी है, मैं अब केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमको सेल के बारे में, जो उसका न्यूरॉन्स है उसके बारे में अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें हैं। अब अगर हम डायग्राम देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है बेटा। इसके अंदर अगर मैं इस चीज को दिखाना चाहूँ तुम्हें, ये देखो, ये माइलिन शीट जा रही है, ये देखो। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, ये देखो बीच में स्पेशली एक छोटा सा लाइन है ना, बस इतनी सी दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स हैं ये माइलिन शीट है, ये एक्सॉन से देखो बीच में ये जा रहा है, ऐसे हल्का सा दिखाई देता है ये। इस टाइप से ये सेल है आपकी न्यूरॉन सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सारी सारी चीजें। ये स्पेशली आपको ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है ये। अब अपन अगर सेल वो तो अपन ने एक न्यूरॉन्स की पूरे की बात की थी कि न्यूरॉन्स है क्या। अब अपन इसमें दो पार्ट्स की बात की थी अपन ने, न्यूरॉन सेल बॉडी, ठीक है ना, और एक आपके डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन की। अगर मैं सेल बॉडी की बात करता हूं तो सेल बॉडी को अपन आल्सो कॉल्ड द पेरिकैरियोन्स। पेरी है अराउंड, कैरियोन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो चारों तरफ है वो पेरिकैरियोन्स है, उसको आपकी सेल बॉडी कहते हैं या सोमा बोला जाता है। इसका जो डायमीटर है ये आएगा नहीं, डायमीटर बता दो 5 to 140 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। न्यूरॉन्स सेल बॉडी प्रोटीन एंड द मेम्ब्रेन मेकिंग मशीन्स हैं। ये जो है वो, इसलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर देता हूँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने की एज ए मशीन है, फैक्ट्री होती है ये, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन यही होता है। उसका रीजन मैंने आपको अपने उस दिन बात कर ही ली थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, करंट मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इसके अंदर आपके जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर खराब होती रहती है, तो ये फॉर्मेशन कंटिन्यू उसका फॉर्मेशन करते रहते हैं, ठीक है ना। consisting of the clustering of the free ribosome and rough ER is the probably the most active and the best developed in the body। सबसे, हाँ बेटा, हाँ 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 कर लो बेटा, ठीक है। probably the most active and the best developed in the body। This rough ER also called the chromatophilic substance। chromatophilic यानी कि जो कलर्स देते हैं, यानी कि कलर्स पसंद है, जो क्रोमेटोफिलिक जो कलर्स होते हैं उनको है, वो जो कलर्स पसंद है इसलिए वो जो आपकी बेसिक डाइज होती है उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके वो जो कैच करता है, बाकी सेल्स के अंदर तो ये कैरेक्टर होता नहीं है। उसके कारण से जो साइंटिस्ट थे निसेल्स, उनके नाम पे रखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये है स्पेशली प्रोटीन्स, राइबोसोम जो है निसेल्स बॉडी को अगर अपन कहेंगे तो राइबोसोम ही है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करना है उसको, तो इसलिए वो निसेल्स बॉडी कहलाती है स्पेशली। तो दोनों का जो पोर्शन होता है राइबोसोम और रफ ईआर, इनके बीच का जो पोर्शन होता है स्पेशली यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है बेटा। तो निसेल्स बॉडी जो होती है वो आपकी स्टेन करता है, डार्कली बेसिक डाई को स्टेनिंग कर लेता है, इसलिए वो आपके कलरफुल दिखाई देती है। The Golgi apparatus is also well developed and the form the arc and the complete circle around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों तरफ या तो उसको हाफ कवर कर लेगा या पूरा कवर कर लेता है। ये स्पेशली इसके कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। ये स्पेशली हम इन चीजों को, हाँ बेटा, नहीं ग्रेन्यूल्स तो हमने बताया कि वो राइबोसोम्स का जो पोर्शन है और ईआर का जो पोर्शन है वहां पर वो बेसिक डाई को वो स्टेनिंग में दिखाई देता है, तो वो निसेल्स बॉडी कहलाती है, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे निसेल्स उनके नाम पे रखा हुआ है इसको। और जो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी, ईआर नहीं, गोल्जी बॉडी है वो आर्क लाइक होता है, ठीक है ना, यानी कि वो न्यूक्लियस या पूरा ही न्यूक्लियस को कवर कर लेता है वो, ठीक है ना। ये स्पेशली इसके अंदर कैरेक्टर्स होता है। Mature neurons lack centrioles and apparently the undergo the no further mitosis after the adolescence। यानी कि जब मैच्योर हो जाते हैं तब सेल डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता है। बच्चे छोटे होते हैं तब उसमें माइटोसिस हो सकता है, बट दे आर द
unusually long-lived cells, but the unspecialized stem cell in the CNS, they divide and they develop into new neurons. ठीक है ना? अब ये चीज देख लो, हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो कनेक्ट अब हो रहा है। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। जो निसेल्स बॉडी थी वो क्या थी? क्रोमेटोफिलिक सब्सटेंसेस थे। निसेल साइंटिस्ट के नेम पे रखा हुआ है। वहां पर वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम कर रहा है। जो बेसिक डाई है उसको स्टेन कर लेता है, उसके कारण से वो कलरफुल दिखाई देता है। वो निसेल्स बॉडीज हैं, ठीक है ना? और जो गोल्जी बॉडी है वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करती है, आर्क लाइक, या कंप्लीटली उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। और सेकंड पॉइंट है इसका सबसे ध्यान में रखने का है, मैच्योर न्यूरॉन्स लैक द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए माइटोसिस नहीं होता है। क्योंकि अब एनिमल सेल्स हैं तो उसमें सेंट्रियोल तो होना जरूरी है ना, नहीं तो स्पिंडल फाइबर बनेगा कैसे? प्लांट सेल में तो जरूरी नहीं है, लेकिन एनिमल सेल्स में तो जरूरी था। लेकिन अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल जो होती हैं सीएनएस में, वो कंटिन्यू डिवाइड करती हैं और न्यू न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये मैं बार बार मैं इस चीज को हमेशा कह रहा हूं कि सेल, जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो, हाँ, एक जो सेल्स है वो डिविजन नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो नर्वस सिस्टम के साथ, सिनेप्सिस के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो तो मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी उससे, तो वो जो सिनेप्सिस के साथ कनेक्टेड है वो डिवीजन नहीं करेगी। बाकी अगर कहीं सेल्स के अंदर इंजरी आती है तो वो रिपेयर हो जाती है, ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान में रखो। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्कैटर्ड अलोंग द अदर ऑर्गेनल्स। मैंने कहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल्स के अंदर कवर्ड रहता है, पूरा तरह से रहता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोफिब्रिल्स विच आर द बंडल्स ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। न्यूरोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स 3 टाइप के थे, उसमें इंटरमीडिएट टाइप के जो फिलामेंट्स होते हैं बेटा, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। आर द इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनिंग द सेल शेप एंड इंटीग्रिटी। दे फॉर्म द नेटवर्क थ्रू आउट द सेल बॉडी। जो उसकी सेल शेप है वो किस टाइप से बन रही है, उन सबको फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, वो न्यूरोफिब्रिल्स या फिलामेंट्स करते हैं। न्यूरॉन्स आल्सो कंटेन द पिगमेंट इंक्लूजन्स। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिगमेंट इंक्लूजन्स। फॉर एग्जांपल, सम कंटेंट द ब्लैक मेलेनिन, रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और द गोल्डन ब्राउन पिगमेंट का द लिपोफ्यूसिन्स। लिपोफ्यूसिन्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। लिपोफ्यूसिन जो होता है वो हार्मलेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द लाइसोसोमल एक्टिविटी। जब सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा रखेगी बेटा, तो उसमें बाय प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे, ये तो मानते हो। अगर जब बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव रहेगा। जब लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव होता है तो वहां पे लिपोफ्यूसिन्स का फॉर्मेशन होता है, वेसिकल्स होते हैं, बिकॉज इट द एक्यूमुलेट इन द न्यूरॉन्स ऑफ द एल्डर ऑफ द। अब इसको एजिंग पिगमेंट्स भी अपन कहते हैं, एजिंग पिगमेंट, समझ रहे हो? एजिंग जो अगर हम ओल्ड देखेंगे, ओल्ड मेंबर्स के अगर हम सेल्स, न्यूरॉन सेल्स देखेंगे, उसमें लिपोफ्यूसिन जो होती है उसके नंबर्स ज्यादा होते हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडी इन द सीएनएस आर द कॉल्ड द न्यूक्लियस। अपन ने जो बात करी ली है, दो दैट इज द लाई अलोंग द नर्व एंड द पीएनएस कॉल्ड द गैंग्लिया। ओके, ये अपन ने बात कर लिया इस चीज का। अब अपन बात करते हैं। अब मैंने पहले बात की थी कि जो भी फॉर्मेशन होगा, जो भी मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सोमा में बनेंगे। तो टर्मिनल तक कैसे पहुंचेंगे? अगर डिफ्यूजन, अगर 3 मीटर की अपन बात, 1 मीटर की अपन बात, 3 फुट की बात अगर करते हैं कि इतनी बड़ी सेल्स हो सकती है, होती हैं, ठीक है ना, अपने न्यूरॉन्स, तो वहां तक अगर डिफ्यूजन के थ्रू अगर हम मूवमेंट करेंगे तो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होगा वो तो। इसके लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसके अंदर। जब सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है, एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं उसको, और रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी के पास में पहुंचता है, उसको रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है 0.5 to 40 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से मूवमेंट करता है, और उसके अंदर कौन से पार्ट लेते हैं? विद मूवमेंट ऑफ द स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इन द साइटोसोल। और फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 100 to 400 मिलीमीटर पर डे का मूवमेंट रहता है। इसमें एसोसिएट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेसिकल्स इंक्लूड द सिनेप्टिकल वेसिकल्स। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब न्यूरॉन प्रोसेस क्या, वो तो बॉडी की अपन ने बात की थी।
प्रोसेस की बात करेंगे, जिसके अंदर अपने टू थे, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। अपन ने पहले बात कर ली है, ठीक है। आर्म लाइक process extend from the cell body all the neurons. The bundle of the neurons process are the called the tract and CNS and the nerves in the PNS. ये अपन ने पहले बात की है। टू टाइप के प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, डेंड्राइट्स है और एक्सॉन्स है। अब डेंड्राइट्स हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो डेंड्राइट्स of the motor neurons are the short taperings, diffusing branched extensions. Virtually all the organelles are present in the cell body occur in the dendrites. वो सारे organelles हैं, वो सारे dendrites में present है। Dendrites the main receptive and the input region provides enormous surface area receiving signals. जो dendrites होते हैं surface area increase कर देते हैं, इस पे spines भी होते हैं, अभी बात करते हैं। देखो receiving signals from the other neurons, they are the highly specialized for the कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे वो, इसके कारण से द ब्रिस्टल विद द डेंड्राइट्स डेंड्रेटिक स्पाइंस, इन सभी के ऊपर स्पाइंस लाइक आपके ब्रिस्टल्स होते हैं, वो जो होते हैं वो कनेक्शन के काम में सिनेप्सिस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थॉर्नी अपेंडेज हैव द बल्बस द स्पाइकी एंड्स, स्पाइकी एंड्स होंगे, मैंने कहा ना कांटे लाइक आपको पिक्चर्स में दिखाई देते हैं वो, जो कि आपके सिनेप्सिस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं आपके। और जो एक्सॉन्स हैं उसकी अगर अपन बात करें तो एक्सॉन एंड द अर्ली इवेंट इन द डिफरेंशिएटेड ऑफ द न्यूरॉन इज द, अगर हम कहेंगे एक्सॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। एक्सॉन की तो अपन ने पूरी पिक्चर देख ली है कि वो हिलॉक एरिया से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना, आगे ग्रोथ कर रहा है, एक्सटेंशन जो हो रही है उसकी एक्सॉन की, वो जो ग्रोथ हो रही है, जैसे पहले अगर हम केवल एक सिंगल थी, राउंड शेप में थी, उसके अंदर एक्सटेंशन हुआ, ठीक है ना, एक्सटेंशन होता है उसको कहते हैं ग्रोथ कोन्स। ग्रोथ कोन्स जो होता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ेगा, उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उसके कारण से वो आगे मूवमेंट करता है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ इट्स एक्सॉन बाय द ग्रोथ एंड द माइग्रेशन ऑफ द ग्रोथ कोन्स लोकेटेड एट द टिप ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के टिप पे ग्रोथ कोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण से एक्सॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द ग्रोथ कोन्स कंटिन्यूअसली एक्सटेंड एंड द रिट्रैक्ट द फिलोपोडिया, फिलोपोडिया जो होते हैं, जो एक्सटेंशन है, यानी कि हम कहेंगे उसको आगे जो बढ़ रहा है उसको फिलोपोडिया कह रहे हैं। एट इट्स द leading age, its direction in the migration can be the influenced by the diffusible extracellular signals molecules, जो प्रोटीन होती है वहां पर उनके सिग्नल्स के कारण से वो एक्सॉन का फॉर्मेशन होता है। that bind to receptor on the growth cone surface, the extension and the retractions of the filopodia and the lamellopodia involve the assemble and disassemble of the actin साइटोस्केलेटन। मैंने कहा एक्टिन के बनते हैं माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, हाँ बेटा, पोडिया होते हैं, पैर होते हैं। अब मैंने कहा जो एक्सॉन था, जो उसका मूवमेंट होगा, आगे का मूवमेंट कर रहा है वो, तो पोडियम की तरह से आपके सूडोपोडिया नहीं होते हैं उसके अंदर आपके, तो वो पोडिया है। अब जैसे आगे जो एक्सटेंशन हुआ उसका, उसको पोडिया कहा जा रहा है, ठीक है ना, जो डेवलप है ग्रोथ आपके कोन है जो, उसको पोडिया करें। और ये जो है असेंबल और डिसेंबल हो रहा है एक्टिन साइटोस्केलेटन, तो यानी कि जो एक्सॉन है उसमें एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, न्यूरोफिलामेंट जो इसकी अपन बात करें तो एक्टिन के बने हुए हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। द ब्रांचेज ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड द कोलैटरल्स। हमने तो एक केवल देखा था एक्सॉन्स के अंदर, लेकिन मैंने आपको एक चीज कहा था कि सबसे पहले किसमें कोलैटरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये कोलैटरल्स होते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा से इसका कनेक्शन हो सके, ठीक है, ये कोलैटरल्स होते हैं। द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्सॉन आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक एंड द एक्सॉन टर्मिनल। जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट जो है वो एक्सॉन हिलॉक है, एंड जो आपका जो टर्मिनल पोर्शन है उसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं।
तो ये पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन था, ये एज ए न्यूरॉन की हम सेल के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, वो पोर्शन है आपका। तो ये तो आपको समझ में आया पूरा का पूरा या नहीं आया? शांत हो गए सारे? ऐसे तो नहीं आया, मेरे को तो नहीं लगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये मेरे को बताओ।